स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज पार्ट 3 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. But how do we conserve and manage water? Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structure like dams built of stone rubble, reservoir or lakes, embankments and canals for irrigation. बट हमें वाटर कैसे कंजर्व करना है या वाटर को कैसे मैनेज करना है, अगर हम पुराने या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें तो उससे पता चलेगा कि हम शुरू से ही ऐसी चीज़ें, ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं विच हैव बीन यूज्ड फॉर इरिगेशन, जो आज तक अलग अलग पर्पस के लिए या इरिगेशन के लिए अलग अलग तरह से बनाए जा रहे हैं. Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basin. और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ चेंज हुई है. अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें, आजकल के इंडिया की, तो हम लोग डैम बिल्ड कर रहे हैं अपनी रिवर्स पे, ताकि क्या हो, हमारा प्रॉपर जो भी इलेक्ट्रिसिटी या जो पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो. नाउ hydraulic structures in ancient India. In the 1st century BC, before Christ, Sringavapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga. मतलब पहली सेंचुरी में, 1st सेंचुरी BC में ये जो जगह लिखी है इलाहाबाद के पास, वहाँ पे प्रॉपर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जिसमें फ्लड वाटर का जो मतलब फ्लड वाटर था उसको इस तरह से चैनल किया था, रिवर गंगा के जो भी एक्स्ट्रा पानी आता था उसको प्रॉपर तरीके से चैनल किया गया था. During the time of Chandragupta Maurya, dams, lake and irrigation system were extensively built. जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम पे भी डैम और लेक वगैरह बिल्ड कर दिए गए थे. Evidences of sophisticated irrigation work have been found in Kalinga, Odisha, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र. यानी अलग अलग जगह पे भी आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, इरिगेशन वर्क जहाँ पे होता आया है सोफिस्टिकेटेडली. In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lake of its time, was built. यानी कि 11th century में भोपाल लेक, जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी, वो बनाई गई थी. 14th century में टैंक इन हौज खास, दिल्ली was constructed by इतुमिश for supplying water to सिरी फोर्ट एरिया. एक टैंक वहाँ पे भी बिल्ड किया गया था ताकि पानी सप्लाई हो सके. ठीक है. नाउ What are dams and how do they help us in conserving and managing water? ये डैम क्या होते हैं एंड किस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं वाटर को कंजर्व करने में एंड मैनेज करवाने में. Dams were traditionally built to impound rivers and rain water that could be used later to irrigate agriculture field. मतलब कि डैम्स को इस तरह से बिल्ड किया जाता था पहले स्टार्टिंग में कि रिवर और जो रेन वाटर है उसको बाद में हम लोग यूज़ कर लें ताकि इरिगेशन यूज़ हो पाए एग्रीकल्चर फील्ड का, जहाँ भी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे हम क्या कर सकें, एग्रीकल्चर के पर्पस से यूज़ कर सकें. Today, dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial use, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding. यानी कि अगर अब बात करते हैं तो डैम अब बिल्ड किए जाते हैं सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए, किसके लिए, घरों में पानी जाए प्रॉपरली, इंडस्ट्रियल यूज़ में पानी यूज़ हो, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, रिक्रिएशन, बिकॉज जहाँ डैम होते हैं कई बार वहाँ और अच्छी चीज़ें भी बनती हैं, और इनलैंड नेविगेशन ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प मिले, और फिश ब्रीडिंग. हेंस dams are now referred to as multi-purpose project where the many use of the impounded water are integrated with one another. यानी कि अब इनको क्या बोला जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोला जाता है, जहाँ पे क्या होता है, वाटर यूज़ होता है एक दूसरे के साथ या फिर वाटर को अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है. For example, in the Satluj Beas river basin, the Bhakra Nangal project, water is being used both for hydel power production and irrigation. यानी कि ये जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे जो ये डैम है वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पावर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है और सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता है. Similarly, the Hirakund project in a Mahanadi basin integrate conservation of water with flood control. यानी कि ये जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है महानदी बेसिन पर, वहाँ पे पानी का कंजर्वेशन भी हो रहा है और फ्लड को भी कंट्रोल किया जा रहा है.
multi-purpose project launched after independence with their integrated water resource management approach were thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress। यानी कि जितने भी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए थे, इनको वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच के साथ जोड़ा गया था। मतलब कि इस तरह से बनाए जाएं कि पानी भी कंजर्व हो, जहाँ पे the thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past। जहाँ पे ऐसा माना गया कि हम जो भी तरीके से ये बनाएंगे उससे हमारी जो पुरानी कमियां रही हैं वो पूरी होंगी, प्लस हम डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की तरफ बढ़ पाएंगे। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि जो डैम है दे आर वर्किंग एज टेम्पल। जैसे हम पूजा करते हैं, हमारी हर चीज़ जुड़ी होती है, यानी कि हमें पूजा करनी चाहिए, बट बिकॉज हमें विश्वास होता है कि ये चीज़ हमें आगे की तरफ, भगवान हमें आगे की तरफ लेके जाएंगे, अच्छाई की तरफ। सेम तरीके से ये जो डैम्स हैं ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। द रीज़न बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन कंपनी। किस तरह से सोचा गया कि ये जो डैम है ना ही सिर्फ मतलब ये नहीं है कि पानी बचेगा, बल्कि हमारा एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट होगी, जितनी भी एग्रीकल्चर है वो चीज़ें अच्छी होंगी, विलेज इकोनॉमी अच्छी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा होगा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एंड हमारी अर्बन इकोनॉमी बेटर होगी। ये सोचा गया था। ठीक है, ये एक सॉन्ग दे रखा है जिसको आप देख सकते हैं, उसके ऊपर एक ये पैराग्राफ है जो मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। हाँ, अ डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट, direct or retard the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment। बेसिकली डैम होता क्या है, यानी कि आप क्या करते हो, एक जगह पे बीच में जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये बना देते हो तो पानी एक तरफ इकट्ठा होता रहता है, एंड उसके बाद आप पानी को जब काफ़ी भर जाता है आप अपनी मर्ज़ी से उसको ओपन कर सकते हो यहाँ से डैम के गेट, जिससे वो पानी नीचे जाए स्पीड से। जब वो जाता है इंस्टेड ऑफ आराम से फ्लो करने की जगह, तो क्या होता है, नीचे टरबाइन लगी होती हैं जो मूव करती हैं, एंड फाइनली वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये तो एक पर्पज़ है। अगर इरिगेशन है तो उसके लिए भी अलग सिस्टम है। नाउ डैम को रिजर्वायर ज़्यादा बोला जाता है एक स्ट्रक्चर से ज़्यादा। एक जो मोस्टली डैम्स होते हैं उनमें एक सेक्शन होता है कॉल्ड स्पिलवे और वियर, ओवर विच और थ्रू विच इट इज़ इंटेंडेड दैट वाटर विल फ्लो आइदर इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूसली। ऐसा माना जाता है कि उस पोर्शन से पानी या तो एकदम रेगुलरली जाता रहेगा या बीच बीच में जाएगा। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट। डैम को हम क्लासीफाई करते हैं किस बेसिस पे, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, कितनी रहेगी। Based on structure and the material used, dams are classified as timber dams, embankment dams और masonry dams with several subtype। अभी हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, बट फिर भी बता देती हूँ कि उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, कौन से क्या कहते हैं मतलब स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे हम लोग डैम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फिर उसके अंदर जाके भी आगे और कैटेगरी होती है, जैसे कि टिम्बर डैम होते हैं, एम्बैंकमेंट डैम्स होते हैं, मेजनरी डैम्स होते हैं, फिर उनके सब टाइप मतलब उनके भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। According to the height, dams can be categorized as large dams and a major dams, or alternatively as low dams, medium height dams and high dam। उनकी हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि बड़े डैम हैं, छोटे डैम हैं, या फिर लो डैम है या हाई डैम है, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। In recent years, multi-purpose project and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reason। अभी कई टाइम से डैम के ऊपर भी काफ़ी अपोजिशन हो रहा है, डैम का काफ़ी लोगों ने अपोज किया है। Regulating and damming of river affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir। देखो, जब रिवर के ऊपर डैम बनाते हैं उससे क्या होता है, नेचुरल फ्लो जो होता है ना डैम का वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेडिमेंट पहले नॉर्मली फ़्लो कर रहे थे वो ढंग से फ़्लो नहीं कर पाते, और बॉटम की साइड पे एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है, काफ़ी सारे सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पोरर हैबिटेट फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ। ऐसे देखो, एक चीज़ है ना, आप किसी नेचुरल चीज़ का अगर आप वे चेंज करोगे या उसको किसी भी वे में चेंज करोगे तो एट द एंड आपको असर पड़ेगा।
तो वो जो सेडिमेंट नेचुरली फ्लो करते, जो उसके अंदर मिट्टी वगैरह है, वो एक जगह इकट्ठी होने लगती है और फाइनली नीचे इकट्ठी होने के बाद उसका असर हैबिटेट पे भी पड़ता है, एक्वेटिक हैबिटेट पे या फिर उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो पानी में रहते हैं। नाउ उसके बाद है डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्वानिंग। अब डैम की वजह से क्या होता है, रिवर बट जाती है, क्योंकि आपको पता है जो पानी आएगा वो थोड़ा रुकेगा बीच में, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एक्वेटिक फौना होता है वो मूव नहीं कर पाता, वो माइग्रेट नहीं कर पाता। एक्वेटिक फौना मतलब जो वहाँ पे एनिमल्स हैं, उनको क्या होता है अंडे देने के लिए या फिर ब्रीडिंग के लिए इधर से उधर मूव करना पड़ता है, बट ड्यू टू डैम वो नहीं हो पाता। The reservoir that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. जो रिजर्वायर जो बन जाते हैं फ्लड प्लेन पे या जो भी एरिया पे बनाए जाते हैं, उससे क्या होता है, जो वेजिटेशन होता है ना वो दब जाता है, जो सॉइल वगैरह है वो दब जाता है और डिकम्पोजिशन हो जाता है थोड़े टाइम बाद। Multi-purpose project and large dams have also been the cause of many new environmental movement like the नर्मदा बचाओ आंदोलन and the तहरी डैम आंदोलन। यानी कि ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, जो ये पानी को लेके, डैम को लेके जितने भी हैं, इनके ऊपर भी कई सारे इन्वायरमेंट मूवमेंट हुए हैं। लोगों ने इनको भी बहुत अच्छे से अपोज किया है, जैसे कि नर्मदा पे जो बन रहा था डैम, उसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन, ठीक है। Resistance to these project has primarily been due to the large scale displacement of local community। जब भी डैम बनता है ना, इट्स नॉट दैट ईजी फॉर द लोकल पीपल ओवर देयर, यानी उनको क्या करना पड़ता है, उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे जहाँ पे नदियाँ वगैरह हैं और वो डैम बनाते हैं, तो ऑल्सो दे फेस मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज वहाँ पे उनको बनाने के लिए पहले तो लोगों को हटाते हैं वो, ठीक है, उनका लाइवलीहुड, उनकी लिविंग, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब अफेक्ट होती हैं। इस पे लिखा भी है, लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, जो लोकल लोग होते हैं उनको अपना लैंड देना पड़ता है, लाइवलीहुड, एंड देयर मीगर एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर फूड गुड फॉर द नेशन। यानी कि क्या होता है, उन लोगों को अपने रिसोर्सेज, अपनी जो भी लाइवलीहुड है वो सबको देना पड़ता है, ठीक है, क्यों, बिकॉज उनको चाहिए कि भाई लोग डैम बनाएं। So if the local people are not benefiting from such project, then who is benefited? यानी कि अगर लोकल लोग जो वहीं पे रह रहे हैं उनको इन प्रोजेक्ट से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो किसको फ़ायदा हो रहा है? Perhaps the land owners and large farmers, industrialists and few urban centers। यानी कि जो उस लैंड का मालिक होते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स, ठीक है, जिनको पानी मिल रहा है सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने पैसा लगाया है, और अर्बन सेंटर जहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या बाकी चीज़ें जाएंगी। टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन अ विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट। आप एक केस लो, एक पर्सन है जिसके पास कोई लैंड नहीं है और जहाँ वो रहता है उसके पास एक डैम बन रहा है, तो क्या फ़ायदा उसको होगा? उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव मूवमेंट is a non-governmental organization that mobilized tribal people, farmer, environmentalist and human rights activists against the Sardar Sarovar Dam being built across the नर्मदा रिवर इन गुजरात। बेसिकली सरदार सरोवर डैम बनाने वाले थे, नर्मदा मतलब बनाया है नर्मदा रिवर पे, गुजरात पे, तो उसके लिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, NGOs ने चलाया था, जिसमें क्या हुआ था, ट्राइबल लोग, फार्मर जो काफ़ी इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने इनको अपोज किया। It originally focused on the environmental issues related to tree that would be submerged under the dam water। बेसिकली इसको लेके वो कंसर्न भी था कि बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो पूरी तरह से डैम के पानी में दब जाएंगे, ठीक है। रिसेंटली इट हैज़ रीफोकस द एम टू एनेबल पुअर सिटीजन्स, स्पेशली द आउटस्टीज डिस्प्लेस पीपल टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ अब क्या हो गया है, अब लोगों का फोकस है कि जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जिनको कुछ नहीं मिला है, दे शुड गेट प्रॉपर क्या कहते हैं उसे, कंपनसेशन, ताकि उनको जो भी नुकसान हुआ है वो पूरा करे गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट डैम बनवा रही है तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इन चीज़ों को ठीक भी करेगी। People felt that their suffering would not be in vain, accepted the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated field and plentiful harvest। यानी कि लोगों को ये बोला गया था कि डिस्प्लेसमेंट तो होगी लेकिन हम आपको अच्छी सिंचाई वाली फील्ड्स देंगे, प्रॉपर हार्वेस्ट होगी।
So often the survivors of Rihan told us that they accepted their suffering as sacrifice for the sake of their nation. कई बार लोग ये वहाँ पे बोल रहे थे कि हमने जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमने उसको ऐसे एक्सेप्ट किया है कि हम नेचर में क्या करेंगे, नेचर की जितनी भी क्या कहते हैं, एक तरह से हमारे देश में जो परेशानियां हैं या देश के लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं. But now, after 30 bitter years of being adrift, their livelihood having even been more precarious, they keep asking, are we the only one chosen to make sacrifices for the nation? इतने सालों के बाद भी अब वो खुद पूछ रहे हैं, क्या हम ही हैं जो सेक्रीफाइस करेंगे, क्या देश के लिए हम ही सेक्रीफाइस करने वाले हैं. दोज पीपल हु आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम दीज डैम प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, क्या उनको कोई सेक्रीफाइस नहीं करना. सो दिस इज़ द थिंग. कई बार डैम बनाने के टाइम पे झूठे वादे तक किए जाते हैं कि आपको हम लैंड देंगे, हम आपको ये चीज़ें देंगे, आपको इरिगेशन फील्ड मिलेगी, बट ऐसा होता नहीं है, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. नाउ Sardar Sarovar Dam has been built over the Narmada River in Gujarat. This is one of the largest water resources project of India covering 4 states, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान. ये डैम जो है ये नर्मदा रिवर पे बनाया गया गुजरात में. काफ़ी मतलब एक वन ऑफ द लार्जेस्ट जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है. जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है वो रिक्वायरमेंट मीट करेगा वाटर की. कहाँ पे एरियाज़ जहाँ पे गुजरात में जहाँ पानी नहीं आता वहाँ पे ये पानी की कमी पूरी करेगा, और राजस्थान की कई जगहों में. Now, irrigation has also changed the cropping pattern of many regions with farmers shifting to water intensive and commercial crops. इरिगेशन की वजह से क्या हो गया है, क्रॉपिंग पैटर्न भी बहुत चेंज हो गया है. जो क्रॉप उगाने के तरीके थे उसमें चेंजेस आए हैं कई रीजन्स में. विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप, तो फार्मर वगैरह अब क्या कर रहे हैं, जो पानी चाहिए होता है उन ऐसी क्रॉप्स प्लस जो बिकती हैं कमर्शियल क्रॉप्स, उसमें फार्मर्स मतलब अब वो चीज़ें उगा रहे हैं. दिस हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक सेलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल का सेलिनाइजेशन हो रहा है. बिकॉज पानी जो भी आप दे रहे हो या जो भी पानी आप डालते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि वो पानी कुछ उसके अंदर कुछ होता नहीं है, उसके अंदर सॉल्ट होता है. वो सॉल्ट सॉइल की ऊपर की लेयर में जम जाता है जिसकी वजह से सॉइल सैलिनिटी हो जाती है. At the same time, it has transformed the social landscape, that is increasing the social gap between the richer landowners and the landless poor. सोशल गैप भी बढ़ गया है. जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो लैंड ओनर्स हैं वो पैसे वाले और होते जा रहे हैं, और जो बेचारे लैंडलेस पुअर हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है वो और गरीब होते जा रहे हैं. As we can see, the dams did create conflict between people wanting different uses and benefit from the same water resources. As we can see मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं जो डैम है वो कॉन्फ्लिक्ट्स तो क्रिएट करते हैं किसके बीच में, पीपल जो उसको यूज़ करना चाहते हैं जो अपने बेनिफिट के लिए सेम वाटर रिसोर्सेज को, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं. नाउ इन गुजरात, the Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas, particularly during droughts. गुजरात में जो साबरमती बेसिन फार्मर्स थे, जो वहाँ पे फार्मर्स थे, उनको काफ़ी गुस्सा आया कि जो लोग अर्बन एरियाज़ भी हैं उनको ड्रॉट के टाइम पे पानी पहुँचाना उनकी इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों है. लाइक उस पर वो काफ़ी गुस्सा थे. इनफैक्ट वो राइट्स भी करने वाले थे, दंगे भी करने वाले थे. Interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing the cost and benefit of the multi-purpose project. अगर कभी एक रिवर है, ऐसा नहीं है कि हो सकता एक ही स्टेट में ख़त्म होगी, रिवर्स अलग अलग स्टेट से पास होती है. नाउ प्रॉब्लम क्या हुई, अगर किसी ने मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि ऊपर से पानी आते हुए कितना तक नीचे पहुंचेगा. कई बार इंटरस्टेट मतलब लड़ाइयाँ होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं कि तुम्हारे वहाँ पे डैम बना है जिसकी वजह से हमें पानी नहीं मिल रहा है, या हमने भी पैसा लगाया था हमें क्यों नहीं मिल रहा है. सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कम्स विद एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. नाउ जो आपको पता है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है वो किस वजह से है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो ऑब्जेक्शन उठाए हैं उसके बेसिस पे है. किस बेसिस पे है, इट इज़ रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. दे वुड रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट विद एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. अब हुआ क्या, महाराष्ट्र में ज़्यादा पानी डाइवर्स किया गया, या गवर्नमेंट ने इस तरह से उसको बनाया कि नीचे डाउनस्ट्रीम जो फ्लो है नीचे की तरफ पानी पहुंच ही नहीं रहा लोगों पे, जिससे नीचे के लोग काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं, उनका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री काफ़ी अफेक्ट हो रही है, तो वो काफ़ी इसके अगेंस्ट हैं. तो दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉमन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डैम्स और एनी काइंड ऑफ मल्टी पर्पज़ डैम. ठीक है.
मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। नाउ ये और पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ड। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्शन मोस्टली उठाए गए वो किस वजह से उठाए गए, क्योंकि वो पर्पस या जो भी चीज़ वो करना चाहते थे वो नहीं करा उन्होंने। अगर डैम बनाया जो उसका पर्पस था वो पूरा नहीं हुआ। Ironically, the dams that have constructed to control flood have triggered flood due to sedimentation in the reservoir। यानी कि अब हुआ क्या, डैम को बनाया गया था कि हम फ्लड को रोक देंगे, फ्लड नहीं हो पाएगी इस एरिया में, फ्लड से बच जाएंगे। लेकिन उल्टा क्या हुआ, डैम की वजह से फ्लड आई बिकॉज सेडिमेंटेशन हो गया नीचे की तरफ और पानी इकट्ठा होता गया। Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling flood at the time of excessive rainfall। और एक और चीज़ जो देखी गई है कि जो बड़े बड़े डैम होते हैं वो रेनफॉल आने पे फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपने पढ़ा होगा न्यूज़ के बारे में कैसे वाटर जब डैम से रिलीज़ होता है हैवी रेन के टाइम पे, उससे फ्लड की सिचुएशन आ जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में एक बार आई भी है 2006 में। The floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion। फ्लड की वजह से सिर्फ ये नहीं है कि लाइफ मतलब लोगों को खतरा हुआ, प्रॉपर्टी ख़राब हुई, सॉइल इरोजन हुआ। और ये सॉइल इरोजन जैसी चीज़ें छोटी नहीं है, अगर बड़े लेवल पे हों तो भाई बहुत सालों के लिए नुकसान हो सकता है। Sedimentation also meant that the floodplains were deprived of silt, a natural fertilizer, further adding on to the problem of land degradation। जब sedimentation हुआ या जिस भी वजह से वो पूरी ऊपर की लेयर गई, उससे ये और पता चलता है कि सिल्ट वगैरह नहीं है वहाँ पे, आगे नहीं रहेगा और लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। It was also observed that the multi-purpose project induced earthquake, caused waterborne diseases and pest and pollution resulting from excessive use of water। ये भी देखा गया कि इन डैम्स की वजह से, इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से अर्थक्वेक आए, वाटरबॉर्न डिजीज़ हुई, ठीक है, पेस्ट हुए, कीड़े मकोड़े, पोल्यूशन हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो देखी गई, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आप इसके पार्ट देख सकते हैं, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप 10th क्लास की ज्योग्राफी प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको और सब्जेक्ट्स के पार्ट्स देखने हैं तो वो भी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज है मेरे चैनल में, वहाँ डायरेक्टली जाके आप देख सकते हैं। जैसे कि आप होम पेज पे भी जाके क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।